हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का ये जो इन्वायरमेंट का वीडियो है, इसमें हम लोग भारत में जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण एक्ट हैं, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं, इसके साथ ही कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं, इसके साथ ही जो हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं, तो इन सारी चीज़ों की आज के वीडियो में हम बात करेंगे। अब देखिए, ये वीडियो मैं आपको 2 पार्ट में प्रोवाइड करूँगा। इसका पार्ट 1 मैंने आज डाल रहा हूँ, और इसके बाद जो पार्ट 2 होगा इसका, वो हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग फरवरी का इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग, आप जानते हैं कि मंथली जो इन्वायरमेंट का सीरीज़ है 2020 की, उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो फरवरी मंथ का जो इन्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो का पार्ट 2 मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, भारत के संविधान में ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें ये कहा गया है कि सरकार को या नागरिकों को जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक तरह से हम लोग पहले जो है संविधान से या कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कहा गया है पर्यावरण के बारे में। तो आर्टिकल 51A ये क्या कहता है कि जो 51A है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। यानी कि ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनकी ये ड्यूटी है कि भारत का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जिसमें कि फॉरेस्ट आते हैं, यानी कि हमारे जंगल आते हैं, जिसमें झीलें आती हैं, नदियाँ आती हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ आती है, यानी कि जो जंगली जीव जंतु हैं वो सब आते हैं। तो इन सब को प्रोटेक्ट करना और इनके प्रति कंपैशन रखना, जो भी लिविंग क्रिएचर है यानी कि जो भी जीवित जीव जंतु हैं उनके लिए कंपैशन रखना, ये हर भारतीय का कर्तव्य है। तो ये कहता है आर्टिकल 51A। इसके साथ ही आर्टिकल 48A क्या कहता है? अब देखिए, 48A स्टेट को ड्यूटी देता है। 51A हम लोगों को ड्यूटी देता है, यानी कि जो हम लोग नागरिक हैं। 48A जो है वो स्टेट यानी कि जो हमारा राज्य है या जो हमारे कह लीजिए सरकार है उसको ड्यूटी देता है। उसका एक तरह से कर्तव्य कह दीजिए निर्धारित करता है। तो स्टेट का कर्तव्य होगा कि वो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे, यानी कि जो हमारा आसपास का पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करे, उसकी रक्षा करे और उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट करे, सुधार करे। ये स्टेट का कर्तव्य होगा। और इसके साथ ही जो हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हैं, यानी हमारे देश में जो जंगल हैं और जो हमारे जंगल के जीव जंतु हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उनकी भी रक्षा करना, ये सारा किसका कर्तव्य होगा? हमारी जो सरकार है या जो हमारा स्टेट है उसका कर्तव्य होगा। फिर इसी तरह से भारत के संविधान का जो आर्टिकल 21 है, जो कि एक मूल अधिकार है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया, ये मूल कर्तव्य हो गया और ये आपका मूल अधिकार हो गया। तो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 21 है, जो कि मूल अधिकार से संबंधित है, वो भी भारत के जो नागरिक हैं उनको अधिकार देता है एक हेल्दी इन्वायरमेंट का, यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छे वातावरण में जीवित रहने का या रहने का अधिकार भारत के संविधान का आर्टिकल 21 देता है। फिर देखिए आता है कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है ये कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1980 में। और इसका काम वही था कि एक देश में एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसको स्वच्छ करना, साफ़ करना। तो इसके लिए कदम उठाना, यही इसका उद्देश्य था। तो इसी का नाम बदल के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हो गया 1985 में। तो ये हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सारी बात, यानी कि जो हमारे संविधान में जो जो चीज़ें हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट बनी 1985 में। अब देखिए, हम लोग कुछ ऐसे एक्ट्स की बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ संसद के द्वारा पारित किए गए हैं, जो हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन और एक्ट बनाए गए हैं, उसकी बात कर लेते हैं पर्यावरण को जो संरक्षित करने के लिए। तो देखिए, पहला है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 एंड अमेंडमेंट 1988। यानी कि देखिए, एक्ट बना होगा 1974 में और फिर इसमें कुछ सुधार किया गया होगा 1988 में। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है कि पानी में जो होने वाला पॉल्यूशन है, यानी कि जो हमारे यहाँ का जल जो दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उसका प्रदूषण को रोकना और उसे कंट्रोल करना। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पहले तो उसमें कोई भी नया पॉल्यूटेंट जाए ना, और जो उसमें पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना। ये सब काम है इस एक्ट के द्वारा किया जाने का, कह लीजिए लक्ष्य है इस एक्ट का कि वाटर में होने वाले पॉल्यूशन को रोकना। तो देखिए, इसके अंतर्गत क्या है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि जो राज्य सरकारें होती हैं उनके अंतर्गत एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है, जिसे कहा जाता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है?
रेगुलेटरी अथॉरिटी एक तरह से वो होती है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराने का काम करती है। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे। हमारे जो बैंक्स हैं, यानी कि हमारे जो एसबीआई हो गया और भी ऐसे बैंक्स हो गए, पीएनबी हो गया, तो इनका रेगुलेटर कौन है? इनका रेगुलेटर एसबीआई है। वैसे ही हमारे भारत में जो अलग अलग कंपनीज़ होती हैं, जो बीमा कंपनी होती हैं या और भी जो कंपनी होती है, उनका रेगुलेटर कौन है? उनका रेगुलेटर सेबी है। यानी कि अगर ये बीमा कंपनियां कुछ गड़बड़ करेंगी तो उसे सेबी देख लेगा। अगर इसी तरह से ये हमारे जो बैंक से कुछ गड़बड़ करेंगे तो उसे हमारा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख लेगा। तो ये होती है रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसी तरह से एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है हर राज्य में, जो कि इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यानी कि अगर कोई नियम कानून नहीं मानेगा तो ये फिर अथॉरिटी जो है उसके खिलाफ कदम उठाएगी। तो ये क्या करती है? इस्टेब्लिश एंड इन्फोर्स एफ्लुएंट स्टैंडर्ड फॉर फैक्ट्रीज़। यानी कि जो फैक्ट्रीज़ हैं जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, यानी कि वाटर हमारा पॉल्यूटेड होता है, यानी कि जल जो है प्रदूषित होता है, ऐसी जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके ऊपर अलग अलग स्टैंडर्ड्स लागू करना, यानी अलग अलग नियम कानून लागू करना कि आपको जो आपके यहाँ से पानी निकलेगा, सपोज़ एक राज्य कहता है कि आपके यहाँ से जो पानी निकलेगा इंडस्ट्री से, उसको आपको पहले जो है एक जो हमारा कह लीजिए कि वाटर को प्यूरीफाई करने के प्लांट्स होते हैं, उससे होकर निकालना पड़ेगा, जिससे कि गंदा पानी आप नदियों में ना छोड़ें। तो इस तरह से मतलब कई सारे कदम उठाती है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर देखिए इसी के साथ क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये सेम फंक्शन करता है कहाँ पे? अब देखिए हमारी जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, हम लोग जानते हैं वहाँ पे तो कोई इलेक्शन होता नहीं है, वहाँ पे तो केंद्र सरकार ही शासन करती है। तो यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वहाँ के लिए क्या करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है पॉलिसीज़ बनाता है। और उसके साथ ही जो अलग अलग देखिए राज्य सरकारें हैं, उनके जो स्टेट बोर्ड्स हैं, यानी कि ये वाले जो स्टेट बोर्ड्स हैं, इनके बीच में मान लीजिए कोई विवाद है, कोई सामंजस्य स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है, तो इसके लिए भी ये हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करता है। यानी कि दो काम कर रहा है, एक तो यूनियन टेरिटरीज़ में जो पॉलिसी वगैरह का निर्माण करना, वहाँ पे रेगुलेशन करना, उसके साथ ही जो ये वाले हैं जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, जो कि राज्यों की मेन अथॉरिटी है, राज्य सरकारों की रेगुलेटरी अथॉरिटी है और मेन है इस एक्ट में, उन सारे जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। तो ये हो गया आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। अब देखिए फिर ऐसे ही अगला आता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। सिमिलर है, जैसे वाटर वाला है बिल्कुल वैसे ही है। इसमें भी क्या किया गया है कि जो राज्य सरकारें हैं उन्हीं को मुख्य अथॉरिटी बनाया गया, यानी कि जो ज़्यादा अधिकार हैं वो राज्य सरकारों के पास है। और राज्य सरकार क्या कर सकते हैं, ऐसे एरिया या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे एयर पॉल्यूशन होता है उनको चिन्हित कर सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं कि इन जगहों पर जो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी वजह से हमारी एयर पॉल्यूटेड होती है। और फिर इसके साथ ही राज्य सरकारें ये भी कर सकती हैं कि किस तरह का आप फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किस तरह का आप ईंधन यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को भी निर्धारित कर सकती हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंतर्गत। इसी के साथ देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नो पर्सन कैन ऑपरेट सर्टेन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द एस्बेस्टस, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट बोर्ड। यानी कि उस राज्य का जो स्टेट बोर्ड होगा, मान लीजिए सपोज़ मैं जैसे यूपी से हूँ, तो यूपी का जो स्टेट बोर्ड है उसकी परमिशन के बिना मैं कुछ विशेष तरह की इंडस्ट्रीज़ को नहीं लगा सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरा एस्बेस्टस या सीमेंट या फर्टिलाइज़र यानी कि खाद या पेट्रोलियम से संबंधित कोई इंडस्ट्री लगाने का मन है, तो उसके लिए मुझे पहले अपना जो स्टेट बोर्ड है उससे परमिशन लेना पड़ेगी। अब देखिए फिर अगला आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये थोड़ा मैंने लंबा बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो भारत का एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको मैं शॉर्ट में ही आपको बताऊंगा, लेकिन इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कॉमन सेंस से सारे जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व कर लें। तो देखिए एक्ट कैसे काम करता है, एक अम्ब्रेला की तरह। तो एक्ट इज़ एन अम्ब्रेला फॉर लेजिस्लेशंस डिज़ाइन टू प्रूव मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द एक्ट इज़ एन अम्ब्रेला फॉर लेजिस्लेशंस डिज़ाइन टू प्रूव ए फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़ established under previous acts such as वाटर एक्ट एंड द एयर एक्ट। तो देखिए क्या है,
कि एक्ट एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन की तरह काम करता है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया या कह लीजिए इस तरह से तैयार किया गया है कि देखिए, पहली बात तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़। अब देखिए इस बात को समझ लेते हैं। कुछ ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती हैं जो सेंट्रल के अंतर्गत हैं, जैसे सेंट्रल का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, इसी तरह से अन्य अथॉरिटीज़। तो कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं जो सेंट्रल के अंतर्गत होती हैं और कुछ यानी कि केंद्र सरकार के, कुछ होती हैं जो राज्य सरकारों के अंतर्गत होती हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि वाटर एक्ट के अंतर्गत, एयर एक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसी अथॉरिटी बनाई गई हैं जो राज्य सरकारों के अंतर्गत हैं, यानी कि राज्य सरकारें उनको चलाती हैं, राज्य सरकारें वहाँ पे ऑफिसर्स को नियुक्त करती हैं और वही ऑफिसर्स डिसीज़न लेते हैं। तो अब देखिए ये जो सेंट्रल की अथॉरिटी हैं और जो स्टेट की अथॉरिटी हैं, इनके बीच में एक सामंजस्य बनाना, यानी एक कोऑर्डिनेशन पैदा करना, जिससे कि ये साथ साथ मिलकर काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकें। तो इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। तो ये कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए ये जो एक्ट है इसे डिज़ाइन किया गया है। तो एक बार फिर से समझाता हूँ कि देखिए, जो सेंट्रल की अथॉरिटीज़ हैं और जो स्टेट की अथॉरिटीज़ हैं, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थित बन सके, इस तरह से इस एक्ट को डिज़ाइन किया गया, इस तरह से इस एक्ट को बनाया गया है। और अम्ब्रेला एक्ट का मतलब यही है कि इसके अंतर्गत सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की गई है, यानी कि जितने भी एक्ट हैं उन सब के लिए ये काम कर सके, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इन दिस एक्ट मेन एम्फेसिस इज़ गिवन टू इन्वायरमेंट, यानी कि देखिए जो नाम है उसी पे सबसे ज़्यादा जोर भी दिया गया, यानी इन्वायरमेंट पे इस एक्ट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। और ये जो इन्वायरमेंट वर्ड है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट एक्ट है हमारा, तो इसमें जो इन्वायरमेंट वर्ड है, तो इन्वायरमेंट शब्द के अंतर्गत किस किस चीज़ों को माना जाता है। देखिए, वाटर को, एयर को और लैंड को, यानी कि जो पानी हो गया, हवा हो गई और ज़मीन हो गई, तो इनको इन्वायरमेंट के अंतर्गत। एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट, इसके साथ ही जो इनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होती है, यानी कि ये सारी चीज़ें, देखिए जो वाटर है वो प्रदूषित होगा तो लैंड भी प्रदूषित होगी, यानी कि जो वाटर है, जो एयर है, जो लैंड है और जो मनुष्य है और भी जो जीव जंतु हैं, इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको भी इन्वायरमेंट के अंतर्गत माना गया है। जैसे कि देखिए, जो मनुष्य गतिविधि करता है उससे ज़मीन प्रभावित होती है, जो ज़मीन प्रदूषित होती है उससे मनुष्य की खाद्य की जो श्रृंखला है वो प्रभावित होती है, यानी कि इन सब के बीच में एक जो कोऑर्डिनेशन है, जो एक रिलेशनशिप है, उसको भी इन्वायरमेंट का हिस्सा माना गया है। तो पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट इज़ टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट ऑफ 1972। तो एक्ट का पर्पज़ क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट 1972 में जो डिसीजंस लिए गए थे उनको इन्फोर्स करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, इस एक्ट का पर्पज़ है। तो इसमें ज़्यादातर पावर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ज़्यादातर क्या, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स कौन कौन सी हैं, तो जैसे कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन बाय स्टेट, यानी कि अलग अलग स्टेट, जैसे समझ लीजिए पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, मान लीजिए इन सब के बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं। अब ये स्टेट जो हैं अलग अलग अगर एक्शन लेंगे तो इनके बीच में कुछ विवाद हो सकता है, कुछ दिक्कत आ सकती है, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना वो इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऐसे ही प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशन वाइड प्रोग्राम, यानी कि पूरे देश में मान लीजिए पॉल्यूशन रोकने के लिए या किसी अन्य इन्वायरमेंट के प्रोग्राम को चलाया जाना है, तो उसका भी प्लानिंग करना, उसको किस, यानी कि उसकी योजना बनाना, किस तरह से उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी कि किस तरह से उसको लागू किया जाएगा, वो सब करना ये भी इस एक्ट के अंतर्गत होता है। लेइंग डाउन इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, स्पेशली दोज गवर्निंग एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, यानी कि देखिए कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बनाना कि आप किस तरह का, सपोज़ आपको रिवर में किसी तरह का कोई पदार्थ छोड़ना है जो कि आपकी फैक्ट्री से निकलता है, तो उसके लिए इस एक्ट के अंतर्गत स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि सपोज़ उसमें ये जो तत्व है इतने % से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये तत्व इतने % से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि एक तरह के स्टैंडर्ड्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बनाती है इस एक्ट के अंतर्गत। इसी तरह से हवा में मान लीजिए आप जो है आपके यहाँ की फैक्ट्री से, चिमनी से जो धुआं निकल रहा है उसमें कितना कार्बन हो, क्या हो, इन सब के लिए भी स्टैंडर्ड बनाती है। तो ये सारे भी चीज़ें
इसी एक्ट के अंतर्गत है। प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी कि कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्री लग सकती हैं, कहाँ पे नहीं लग सकती हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी नियंत्रण रखना, इन चीज़ों के ऊपर रोक लगाना, ये सब भी इस एक्ट से होता है। तो देखिए इस एक्ट से और भी बहुत सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है जब एक एक्ट बनता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो कई सौ पन्नों का एक्ट होता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ वो मेन चीज़ें पढ़ ली हैं जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके अपना कॉमन सेंस लगा के। अब देखिए ये जो दो रूल्स हैं ये मैंने केवल यहाँ पे लिख लिए हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जनवरी महीने का जो करंट अफेयर है उसमें ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये एक है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रूल्स, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की आपको याद दिलाता होगा, इसके साथ ही किगाली एग्रीमेंट की याद दिलाता होगा। इसी तरह से एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसके अंतर्गत बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। फिर देखिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 है, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें बहुत ही कम पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो 1980 का ये एक्ट है और जाहिर सी बात है फॉरेस्ट कंजर्वेशन नाम है, तो जंगल जो हैं उनकी रक्षा के लिए इसको बनाया गया है, उनको कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है, आपको उसकी परमिशन लेना पड़ेगी अगर आप किसी अगर आप किसी फॉरेस्ट की लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। यानी कि मान लीजिए एक जंगल है जहाँ पे आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या वहाँ से आप कोई अन्य वहाँ पे आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, कोई नगर बसाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, लेकिन वो फॉरेस्ट की लैंड है, यानी कि वो जंगल की ज़मीन है। तो बिना केंद्र सरकार की परमिशन के आप वहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते। यानी कि आप जो जंगल की ज़मीन है उसको कोई भी ऐसा काम जो कि गैर जंगली है या फिर जो जंगल से संबंधित नहीं है, उसके लिए उस ज़मीन को यूज़ करना है तो आपको केंद्र सरकार की परमिशन लेना पड़ेगी। ये याद रखिएगा कि किसकी परमिशन चाहिए होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर देखिए ये जो एक्ट है इसके अंतर्गत 4 कैटेगरी बनाई गई हैं फॉरेस्ट की, बस इतना याद रख लीजिए कि 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। तो पहला हो गया रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा हो गया विलेज फॉरेस्ट, तीसरा हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और चौथा हो गया प्राइवेट फॉरेस्ट। तो रिजर्व, विलेज, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट फॉरेस्ट। अगर इससे ज़्यादा भी आप जानना चाहते हैं इनके बारे में तो आप गूगल पे ये कीवर्ड्स अगर सर्च करेंगे तो आपको 2-2 लाइनों में सारा इनके बारे में जो भी है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब देखिए फाइनली बात कर लेते हैं नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, चाहे न्यूज़ में हो या ना हो, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमेशा करंट में बने ही रहते हैं। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी किस लिए है? गंगा नदी की शुद्धता के लिए, गंगा के पानी को साफ़ करने के लिए। किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है। तो क्या करा जाएगा? देखिए फाइनेंसिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑफ द गंगा रिवर। यानी कि देखिए गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी फाइनेंसिंग यानी कि उन्हें जो पैसा चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, उन नदियों की सफाई के लिए जो पैसा चाहिए, प्लानिंग करना कि किस तरह से काम होगा, फिर जो प्लान किया गया उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी कि आपने सपोज एक योजना बनाई तो फिर उसको लागू करना, मॉनिटर करना कि सही से लागू हो रही है या नहीं हो रही है, और कोऑर्डिनेशन बैठाना, यानी कि जो अलग अलग अथॉरिटी हैं, चाहे वो स्टेट की अथॉरिटी हो चाहे सेंट्रल की अथॉरिटी हो, तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य बैठाना। ये सारे काम कौन करता है? हमारी NGRBA या नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी करती है। अब किसने इसे स्थापित किया? याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन नाम है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है स्थापित। किसके अंतर्गत? देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसके अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं। तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ही इसे जो है कह लीजिए कि बनाया गया है NGRBA को। और देखिए इसी के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो गंगा है उसको एक नेशनल रिवर का दर्जा भी दिया गया है। अच्छा यहाँ पे देखिए अगर आप ऐसे ही देखें तो देखिए ये जो हम लोगों ने 2 स्किप किए थे, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रूल, तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अधिकतर जो एक्ट हैं उनके लिए जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो एक अम्ब्रेला एक्ट की तरह काम करता है। तो अब देखिए फिर से NGRBA पे आ गए हम लोग। NGRBA की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इसे स्थापित किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो देखिए इसके हेड कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, यानी कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो NGRBA का हेड होता है।
अब देखिए ये क्या करती है, ऑगमेंटेशन ऑफ सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मैनेज करना, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, यानी कि जो रिवर का कैचमेंट एरिया होता है उसको ट्रीट करना, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लड प्लेन्स यानी कि जो रिवर के फ्लड प्लेन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, वहाँ पे बस्ती वगैरह ना बन जाए। क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना कि लोगों को ये जागरूक किया जाए कि वो रिवर को कम से कम गंदा करें, यानी कि ऐसा ना करें कि उसमें साबुन बहा रहे हैं, सर्फ बहा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें ना करें, नालियाँ मत खोल दें। तो ये सारे काम अभी कुछ समय पहले आपको दिखाई भी दिए होंगे होते हुए, तो ये सारे काम इसके अंतर्गत किए जाते हैं। फिर देखिए, अच्छा अगर ऐसा कभी भी आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन कि ये क्या क्या काम करती है अथॉरिटी, तो ज़रूरी नहीं है आप ये सब याद रखें। अब आप जाहिर सी बात है इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि अगर कोई रिवर बेसिन से संबंधित अथॉरिटी है जो रिवर को साफ़ करती है, तो उसको फ्लड प्लेन से, रिवर का जो एरिया ट्रीटमेंट है, कैचमेंट एरिया, उससे इन्हीं सब से लेना देना होगा। यानी कि रिवर में जो सीवरेज बहा दिए जाते हैं, जो शहर का गंदा पानी बहा दिया जाता है, उन्हीं चीज़ों से लेना देना होगा। तो आप जो आपका कॉमन सेंस है उससे भी इसे कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोगों ने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, इसके साथ ही वो सारे स्टेट जहाँ जहाँ से ये होके हमारी गंगा रिवर या इसकी सहायक रिवर बह रही हैं, उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इस सभा के पार्ट होते हैं, या फिर कह लीजिए इसकी जो एक कमेटी होती है उसके पार्ट होते हैं। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर्स कौन कौन पार्ट होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर हेड हो गए, उसके साथ ही फिर यूनियन मिनिस्टर यानी कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं जिनका इससे लेना देना है गंगा नदी को साफ़ करने से, जैसे कि वाटर रिसोर्स वगैरह वाले, तो वो भी इसके पार्ट होते हैं। इसके साथ ही वो सारे चीफ मिनिस्टर जहाँ से गंगा रिवर फ्लो होती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और भी बाकी जो हो, तो ये सारे जो हैं बेसिकली यही लिखे थे एक्ट में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये सारे जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी इस कमेटी के पार्ट होते हैं। दिस इनिशिएटिव इज़ एक्सपेक्टेड टू रिजुविनेट द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट फॉर क्लीनिंग द रिवर। यानी कि देखिए जो हमारे गंगा रिवर को साफ़ करने के लिए जो कुछ भी एफ़र्ट किए जा रहे हैं सेंटर और स्टेट के द्वारा, उनको एक बार फिर से रिजुविनेट करना, यानी कि फिर से उनमें एक बार गति लाना, उन्हें फिर से एक बार युवावस्था में लाना। युवावस्था से मतलब एक बार फिर से उनमें एनर्जी से उन्हें भर देना। जो एफ़र्ट्स हैं हमारे गंगा रिवर को साफ़ करना, ये इसका उद्देश्य है। तो इतना ही फ्रेंड्स था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में। मेन बात यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इसको स्थापित किया है, और इसके हेड हैं प्राइम मिनिस्टर, साथ में इसमें यूनियन मिनिस्टर भी होते हैं जो कि इससे संबंधित होते हैं, साथ में उन स्टेट्स के आपके चीफ मिनिस्टर भी होते हैं जो कि जिन जगहों से, जिन स्टेट से या जिन राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। तो यही इसके मेन फंक्शंस हैं, और आगे कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, यानी कि और भी रूल रेगुलेशन जो हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि अभी NGT आपका बचा हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो उन सारे को भी अभी हम लोग आगे के वीडियोज़ में कवर करेंगे।